पिछले कुछ दिनों से ह्यूमन मेटानिमोवायरस, जिसे HMPV भी कहते हैं, बहुत चर्चा में है। HMPV लोगों ने इतने सारे वायरल वीडियोस देखे हैं जिसमें दिखाया गया है कि चाइना की हॉस्पिटल्स फुल हैं, बैठने की, एडमिट करने की भी जगह नहीं है। ये सीन कोरोना के शुरुआती दिनों जैसे ही लग रहे हैं, इसीलिए लोगों में पैनिक है। ओपीडी में लोग मुझे पूछते हैं कि ये वायरस क्या है और क्या ये वायरस इंडिया में भी आएगा, या तो कुछ बोलते हैं कि क्या मेरे बेटे को ये वायरस तो नहीं है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और आज हम HMPV वायरस के बारे में जानेंगे। किसको होता है, उसमें होता क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और इंडिया में इसका सिनेरियो क्या है, ये हम सब जानेंगे। सबसे पहले चाइना का केस समझते हैं। इस साल विंटर में चाइना में रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस बहुत पाए गए। बहुत सारे केसेस में न्यूमोनिया हुआ और कई केसेस में न्यूमोनिया का कॉज आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो बाद में पता चला कि इसमें कारण HMPV वायरस था, उसी की वजह से ये सब हंगामा है। लेकिन चाइना की ही फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस साल तो केस पिछले साल से कम है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये ह्यूमन मेटानिमोवायरस HMPV है क्या, कब से आया है, नया वायरस है, रेयर वायरस है या डेंजर वायरस है। तो जान लीजिए कि ह्यूमन मेटानिमोवायरस सबसे पहले 2001 में आइडेंटिफाई हुआ था, लेकिन कुछ पुराने सैंपल में भी वो आइडेंटिफाई हुआ है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये 1958 से है। और नहीं, ये बहुत रेयर वायरस नहीं है, ये बहुत कॉमन वायरस है। इंडिया में 5 साल से छोटे बच्चे जिनको सर्दी खांसी होती है, उनमें से 10 से 12% केस में कारण HMPV वायरस होता है। ये वायरस विंटर की सीजन में बढ़ता है। आपने देखा होगा कि वायरल इन्फेक्शंस विंटर में ज्यादा होते हैं। क्यों, व्हाई? उसका कारण ये होता है कि ज्यादातर वायरस ठंडे एनवायरनमेंट में स्टेबल होते हैं, मतलब वो लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं। दूसरा, ठंड में लोग घर में ज्यादा रहते हैं, क्राउडिंग ज्यादा होती है, तो एक दूसरे को इन्फेक्शन फैलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए ज्यादा वायरसों की तरह ही ये HMPV वायरस सर्दी में ज्यादा होता है। चाइना में इसी की वजह से उसके केस अभी ज्यादा है। ये वायरस मेनली 14 साल से छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करता है। 5 साल से छोटे बच्चे और 65 ईयर्स से बड़े बूढ़े, उनको सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं HMPV वायरस के, मतलब कि अगर किसी को HMPV वायरस का इन्फेक्शन हो तो उसमें लक्षण क्या दिखते हैं। सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड जानते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि आपको अगर वायरस का इन्फेक्शन लगता है तो कितने दिनों में आपको कंप्लेंट्स दिखेगी। तो HMPV वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 6 डेज और उसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो रेस्पिरेटरी इलनेस के लक्षण होते हैं। मतलब कि उसमें सर्दी होती है, खांसी होती है, गला खराब होता है, नाक बंद हो जाती है, नाक में से पानी निकलता है, ज्यादा सीवियर केस में सांस लेने में तकलीफ होती है, वीजिंग होती है। ज्यादातर केस माइल्ड ही रहते हैं और ये वायरस विंटर में ज्यादा होते हैं। विंटर में फ्लू वायरस भी ज्यादा होता है, राइनो वायरस भी ज्यादा होता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस भी ज्यादा होता है। तो इन्हीं सब वायरसों की तरह ही HMPV वायरस में भी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स ही ज्यादा होती हैं। हाँ, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम हो, जैसे कि HIV का इन्फेक्शन हो, हार्ट की तकलीफ हो, किडनी की तकलीफ हो, जिन लोगों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसऑर्डर्स हों, या फिर वैसे लोग कि जिनको अस्थमा और COPD हो, उनमें सीरियस इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। लेकिन जो हेल्दी बच्चे हैं उसमें से ज्यादातर को कुछ तकलीफ नहीं होती और 7 से 10 दिन में वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिया में सीन क्या है अभी? जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक इंडिया में टोटल 3 केसेस HMPV के ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुए हैं। 2 केस कर्नाटका में हुए हैं और 1 केस गुजरात में हुआ है। सारे ही छोटी उम्र के बच्चे थे और अच्छी बात यह है कि सबकी हालत ठीक है, किसी की भी जान नहीं गई है। ये वायरस फैलता कैसे है? दूसरे ही रेस्पिरेटरी वायरसेस की तरह ये छींकने से, खांसने से फैल सकता है, हाथ मिलाने से फैल सकता है, हग करने से, किस करने से फैल सकता है, एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करने से फैल सकता है, जैसे कि फैन है, टॉवेल है, टॉय है, टेक्स्ट बुक है। तो उसको रोकने के लिए हमको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हमको हमारे हाथ अच्छे से धोने चाहिए। 20 सेकंड्स तक साबुन और पानी से हाथ धोने चाहिए। नाक को, मुंह को और आंख को अननेसेसरी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ते हैं। एक दूसरे की चीजें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। छींकते खांसते वक्त रुमाल रखना चाहिए, मास्क भी पहन सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे होता है इस बीमारी का?
देखो, डायग्नोसिस में एक तो RT-PCR है और एक एलिजा टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट हैं। लेकिन अभी इंडिया में ये दोनों टेस्ट इस वायरस के लिए वाइडली यूज नहीं होती हैं। कुछ कुछ केसेस में ही स्पेशल कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रीटमेंट क्या होती है इस वायरस की? दूसरे वायरस की ही तरह ही इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि अगर सांस में तकलीफ हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन देना चाहिए। खाने पीने में तकलीफ हो रही है, बहुत वीकनेस हो गई है तो IV फ्लूइड्स और दूसरी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कुछ कुछ पेशेंट को स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं। पर वीडियो के बीच में भी मैंने कहा था कि ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर हेल्दी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केस में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को 103, 104 बुखार है, बहुत दिनों से बुखार है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हाथ पैर और लिप्स ब्लू हो रहे हैं जो कि ऑक्सीजन कम होने की निशानी है, या फिर उसकी जनरल कंडीशंस बहुत खराब हो रही है, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को तुरंत ही दिखाना चाहिए। इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आप स्नेक बाइट के बारे में जानना चाहते हैं, स्नेक बाइट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और स्नेक बाइट की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या होती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।